एक योगी के लिए किस प्रकार का खान पान होना चाहिए तथा उसकी ब्रीदिंग यानी सांस कैसी होनी चाहिए, चलिए देखते हैं इसमें ज़ेन योगा की बुक क्या कहती है। वैसे तो प्रकृति में खाने पीने के सभी पदार्थ और सांसें भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और आप सभी चीजें खाते पीते भी हैं, सांस भी लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनका ठीक से इस्तेमाल कैसे किया जाए। वैसे तो एक इंसान के लिए 3 समय का भोजन बताया गया है, लेकिन सबके हिसाब से ये जरूरी नहीं कि वो केवल 3 ही टाइम खाना खाएं। कोई व्यक्ति 1 टाइम भोजन करता है तो कोई 2 टाइम, कोई 3 टाइम करता है और कोई तो दिन में 5 बार भी भोजन करता है। वैसे तो हर शरीर की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। एक बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है, जब उसके शरीर को ग्रो करने की आवश्यकता होती है, यानी उसका शरीर डेवलप होता है, वह बड़ा होना चाहता है, तब वह दिन में कई बार खाना खाता है या फिर उसे बार बार भूख लगती है। असल में हर व्यक्ति के काम करने की क्षमता के आधार पर उसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। आप अपनी दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, आपका शरीर जितनी ऊर्जा लेता है, जितनी अधिक मेहनत करता है, उस शरीर को खाना भी उसी हिसाब से चाहिए। आपको यह भी समझना चाहिए कि आपका शरीर केवल बढ़ता ही नहीं है, यह दिन प्रतिदिन बन ही नहीं रहा है, बल्कि इस शरीर में से कुछ घट भी रहा है। आप इसे ऐसे समझें, जब आपका शरीर वर्किंग मोड पर होता है, वो मेहनत कर रहा होता है, तब उस दौरान आपके शरीर की बहुत सी कोशिकाएं मर जाती हैं और फिर जब आप भोजन करते हैं, तब उस भोजन के माध्यम से आपके शरीर में नई कोशिकाएं बनती हैं। तो आपको अपने शरीर के उन्हीं सेल्स को जो मर गए हैं, गिर गए हैं, उनको दोबारा बनाने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपके हाथ में कुछ भी लगा और आपने खा लिया। अगर आप सादा भोजन खाते हैं, फल सब्जियां खाते हैं, तो उसमें भरपूर मात्रा में ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा जिसकी जरूरत आपके शरीर और मन को होती है। आपको बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए। जिस तरह का फास्ट फूड आजकल के बच्चे खा रहे हैं, वो सब कुछ एक मरा हुआ खाना है। ये सब कुछ खा के आप गुब्बारे की तरह फूलते जाएंगे। अगर आपके शरीर का गुण मोटा होना है, मतलब आप कम भी खाते हैं तो वह भी आपके शरीर को लगता है, तो आपको वो सब चीजें खानी चाहिए जो आपको मोटा ना करके तगड़ा करे। स्वामी विवेकानंद का शरीर भी भारी भरकम शरीर था। हालांकि वह अधिक भोजन नहीं करते थे, लेकिन उनका शरीर मजबूत शरीर था, वह एक चर्बी से भरा शरीर नहीं था। तो जिन लोगों का शरीर कुछ भी खाने से बढ़ता रहता है, उन लोगों को फल सब्जियां अधिक खानी चाहिए, ना कि मैदे से बनी चीजें। दूसरी बात, आप जब भी भोजन करें तो शांति से करें, बिना बोले खाएं, और जो भोजन आप खा रहे हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि उस भोजन को आपने नहीं बनाया है, वह भोजन ईश्वर की शक्ति के कारण ही बना है। किसी भी फल सब्जी को ग्रो करने के लिए आपका जितना योगदान होता है, उससे कहीं ज्यादा ईश्वर का योगदान होता है। नहीं तो आप फसल बोने के लिए कई बार अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है या फसल कम होती है। किसी भी फसल, फल सब्जी का उगना, उसकी मात्रा कितनी कम या ज्यादा होगी, ये सब कुछ ईश्वर द्वारा बह रही शक्ति पर डिपेंड करता है। तो आपको जो लगता है कि आप जो भोजन कर रहे हैं वह आपने कमाया है, दरअसल वह भोजन आप तक पहुंचाया गया है, आपको उस भोजन को कमाने लायक बनाया गया है। तो आपको अपने भोजन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और आपको खाना उतना खाना चाहिए जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है। अगर आप अधिक भोजन कर लेते हैं तो आपको आलस्य आने लगता है, आपका शरीर और मन उस हिसाब से काम नहीं करता जिस हिसाब से उसे काम करना चाहिए। और अगर आप भोजन कम लेते हैं तब भी आप अपने शरीर में कमजोरी महसूस करेंगे, तो आपको भोजन की सही मात्रा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं कि खाते समय आपको शांत क्यों रहना चाहिए, जो आपको अभी मैंने बताया। देखिए, जब आप भोजन करते हैं तब उस भोजन से आपके शरीर में 2 कार्य होते हैं। नंबर 1, आपको काम करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है वो आपको भोजन से ही मिलती है। नंबर 2, आपके द्वारा किए गए भोजन से जो ऊर्जा आपके शरीर को मिलती है, उस ऊर्जा का कुछ हिस्सा घनीभूत होकर आपके शरीर का निर्माण करता है, यानी दिखाई ना देने वाली ऊर्जा वो आपके दिखने वाले शरीर में बदल जाती है। यानी आपके कार्य करते समय जो सेल मरकर गिर जाते हैं, भोजन के द्वारा वो दोबारा बनते हैं। और भोजन करते समय जो आपके शरीर का निर्माण हो रहा है, जो नए सेल बन रहे हैं, वो केवल आपके शरीर का निर्माण नहीं हो रहा, केवल सेल नहीं बन रहे, बल्कि उस समय उनकी अपनी मेमोरी भी बनती है। मतलब ये, अगर आप भोजन करते समय कुछ हिंसक चीजें देखते हैं, जैसे टीवी में कोई खराब न्यूज सुन रहे हैं, और आजकल तो आपके पास में स्मार्टफोन है,
आप इतने समझदार हैं कि भोजन के साथ साथ आप अपने फोन में कुछ ना कुछ देखते ही हैं। अगर आप कुछ हिंसक देख रहे हैं या कोई खराब खबर सुन रहे हैं तो वो जो दृश्य आप देख रहे हैं उसकी मेमोरी आपके भीतर बन रही है और साथ ही साथ उस भोजन के माध्यम से आपके शरीर के नए सेल बन रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं उस देखने के बाद आपके मन में जो विचार आएंगे उन विचारों का सीधा असर आपके शरीर, आपके हर एक सेल पर पड़ेगा। आपके शरीर की हर एक कोशिका उसी प्रकार की मेमोरी डेवलप करेगी। इसीलिए कहते हैं कि भोजन करते समय आपको बोलना नहीं चाहिए, ना ही कुछ नेगेटिव सोचना चाहिए। आपका पूरा फोकस केवल आपके भोजन पर होना चाहिए। वैसे तो भोजन करते समय जब आप परमात्मा को धन्यवाद करते हैं और केवल अपने भोजन पर ही ध्यान देते हैं तब आप नेगेटिव विचारों से बचे रहते हैं। तो अब आप मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे कि आपको भोजन करते समय अब टीवी या फोन नहीं देखना है, बस केवल भोजन करना है। अब बात करते हैं कि कब आपको भोजन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ज़ेन योगा कहती है कि आपको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। 4 बजे के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इसका सीधा संबंध सूर्य से है, क्योंकि शाम 4 बजे के बाद सूरज ढलना शुरू हो जाता है। हालांकि मौसम के हिसाब से इसका समय बदलता रहता है, लेकिन ज़ेन योगा के मुताबिक आपको सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर सूर्य की तरह काम करता है। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही एकदम से एनर्जेटिक नहीं हो जाते। आप धीरे धीरे उठते हैं, शरीर धीरे धीरे स्टेबल होता है, उसमें धीरे धीरे एनर्जी आती है। ऐसे ही सूर्य, वह एकदम से सुबह उगने के बाद तेज रोशनी नहीं देने लगता, वह धीरे धीरे गर्मी देता है। और जब तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ती है तब तक उस रोशनी का प्रभाव सभी चीजों पर होता है, आप जो खाते पीते हैं उस पर भी। यानी वो सभी नेगेटिव ऊर्जा, वायरस, बैक्टीरिया, सूरज की रोशनी इन्हें पनपने नहीं देती। इसीलिए बैक्टीरिया, वायरस वहां पाया जाता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, जहां ठंडक रहती है। तो आपको इसी बीच अपना भोजन कर लेना चाहिए। अगर आप बहुत अधिक भोजन करते हैं और बार बार करते हैं तो आपको अपनी इस आदत पर नियंत्रण करना चाहिए। हाँ, आप इसे एकदम से तो नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने चाहिए। जैसे अगर आप 5 टाइम खाते हैं तो उसे 4 टाइम कीजिए, फिर 3 टाइम कीजिए और हो सके तो 2 टाइम कीजिए। जब आप अपने खाने के रूटीन में थोड़े बहुत परिवर्तन करेंगे और इसे 30 दिन यानी 1 महीने तक करके देखेंगे, तब आपको अपने प्रति सचेत रहकर यह देखना चाहिए कि आपके शरीर, मन, दिमाग और जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। अभी आपका शरीर और मन आपके लिए किस प्रकार काम कर रहा है? क्या अब आपके लिए यह सहायक है? अगर ये आपके लिए सहायक है तो आपके लिए बिल्कुल सही है। भोजन की कितनी मात्रा होनी चाहिए ये आपके शरीर पर डिपेंड करता है। हर शरीर और बॉडी फंक्शन के हिसाब से उसके शरीर की मात्रा अलग होती है। अब आप कहीं पढ़ लेते हैं कि एक व्यक्ति को इतना भोजन करना चाहिए और इतनी कैलोरी लेनी चाहिए, तो हो सकता है वो आपके शरीर के लिए ना हो, आपके शरीर की कुछ अलग मात्रा हो। असल में जब आप अपने प्रति सचेत हो जाते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं तब आपका शरीर आपको सब कुछ कहता है। आपके शरीर को क्या चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए ये सब आपको बताएगा। अब बात करते हैं 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के बारे में। ज़ेन योगा इस बारे में क्या कहती है, चलिए देखते हैं। ब्रीदिंग को 3 भागों में बांटा गया है, टेक्निक, वॉल्यूम और रिदम। असल में सांस लेने के सही तरीके का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सही ब्रीदिंग टेक्निक हमारे भोजन और विचारों पर सीधा असर डालती है। ब्रीदिंग से रिलेटेड आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप दिन में 1 मिनट में कितनी सांसें लेते हैं, कितने वॉल्यूम से और किस रिदम से। आमतौर पर सच तो यह है कि आप ये भी नहीं जानते कि आप सांसें तो ले रहे हैं, पर आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांसें लेते हैं। आपकी सांसों का वॉल्यूम क्या है, आपकी सांसों की रिदम क्या है, यानी लय कितनी है। सही ब्रीदिंग के लिए यानी आपकी सही सांस के लिए रिदम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में सही ब्रीदिंग रिदमिक टेक्निक तो वो है जो आप बचपन में लेते थे, जब आप सबसे ज्यादा प्राकृतिक थे। लेकिन जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है और उस बच्चे के आसपास हो रही बकवास को वो सीखता है, दुनिया समाज में जो कुछ चल रहा है, जब वो उसे भरने लगता है तब उन सभी भावनाओं का असर उसकी ब्रीदिंग पर पड़ता है और धीरे धीरे उसकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, जिसकी पर मिनट काउंटिंग बढ़ जाती है। यानी आज आप जो सांसें लेते हैं वो 1 मिनट में 15 से 20 बार लेते हैं।
और वो सांसें छोटी होती हैं, और सांसें छोटी होने के कारण ही उनकी 1 मिनट में काउंटिंग ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि एक साधारण ठीक व्यक्ति की सांसें 1 मिनट में 10 से 12 बार होनी चाहिए, और एक योगी की 1 मिनट में 8 बार या उससे कम। तो रिदमिक ब्रीदिंग के पहले स्टेप में आपको यह सीखना है कि आपकी प्राकृतिक सांसें कैसी होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में हम अपनी सांस के वॉल्यूम को ठीक करेंगे, यानी जो हवा आपके फेफड़ों तक जा रही है वह कितने वॉल्यूम से भीतर जा रही है और कितने वॉल्यूम से बाहर आ रही है। और तीसरे स्टेप में ब्रीदिंग के रिदम यानी उसकी लय को ठीक करेंगे। पहली एक्सरसाइज में आपको सीधे लेटना है और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखना है, जैसा कि हम कभी कभी टीवी देखते समय करते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते समय हमें किसी पिल्लो या तकिया का सहारा नहीं लेना है। अब आपको अपने पेट पर एक किताब रखनी है। याद रखें, यह किताब आप अपनी नाभि पर रखें। अब धीरे धीरे सांस लें। इससे आपकी सांस लेने की पुरानी हैबिट छूटेगी और उसमें सुधार होगा। इस प्रैक्टिस को रेगुलर करने के बाद आप अपने दिनचर्या में भी देखेंगे कि आपकी सांसें उसी हिसाब से चलने लगी हैं। अब दूसरी एक्सरसाइज, इसमें आपको दीवार के सहारे खड़े होना है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की ओर रखना है और उनको ऊपर लेकर जाना है, फिर नीचे लेकर आना है। जैसे ही आप सांस अंदर की ओर लेंगे वैसे ही आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है, और जब सांस बाहर छोड़ेंगे तो हाथों को नीचे की ओर लाना है। इस दूसरे स्टेप से आपकी सांसों का वॉल्यूम सुधरेगा, यानी जो सांस या हवा आप ले रहे हैं वो आपके फेफड़ों तक कितने वॉल्यूम में पहुंचनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से उसमें ऑटोमेटिकली सुधार हो जाएगा। अब बात करते हैं पहली वाली एक्सरसाइज की। याद रखना, दूसरी एक्सरसाइज करने के बाद आपकी पहली एक्सरसाइज भी सदी रहनी चाहिए, जिसके लिए आपको बहुत लंबी प्रैक्टिस करनी होगी। ये 2-4-10 दिन में नहीं सदेगा। पहली एक्सरसाइज कम से कम आपको 6 महीने करनी चाहिए, ऐसा ज़ेन योगा कहती है। लेकिन यह पर्सन पर डिपेंड करता है, किसी का कम समय में भी सद सकता है तो किसी को ज्यादा समय भी लग सकता है। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, यानी रिदमिक ब्रीदिंग की। इसमें आपको किसी पोस्चर या एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, यानी आपकी सांस की लय जब आप पहले 2 स्टेप ठीक से कर लेते हैं और उसको साध लेते हैं, वो प्राकृतिक रूप से वैसे ही चलने लगती है जैसा ज़ेन योगा कहती है। तो आपका तीसरा यानी रिदम अपने आप ही करेक्ट हो जाता है, यानी तीसरे स्टेप में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी ब्रीदिंग की रिदम, सांसों की लय जो एक योगी की होनी चाहिए, वह अपने आप ही हो जाती है।